Hello guys, my name is Lav Gupta. I secured an All India 6th rank in SSC CGL 2015 एग्जामिनेशन. इस वीडियो में आज हम लोग अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए. स्पेशली बात करेंगे हम SSC CGL या SSC के और एग्ज़ाम्स की. जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश ही सबसे बड़ा हर्डल रहता है लोगों के लिए SSC में, स्पेशली CGL के और CPO के पेपर्स में. मेरी जहाँ तक बात है 2015 में मेरे इंग्लिश में 200 में से 173.75 मार्क्स थे. एंड आई थिंक ये मार्क्स काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं इंग्लिश में. मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ आज, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर कैसे किया जाए. देखिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी दैट वी आर नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग पीपल. हम लोग शुरू से हिंदी बोलते आ रहे हैं और हमने क्या किया है कि इंग्लिश को हमने हिंदी के थ्रू लर्न किया है. इसका मतलब ये है कि हमने ये देखा है कि जो हमारी हिंदी है उससे मिलते जुलते वर्ड्स इंग्लिश में क्या है, जैसे इन के लिए मे, और मतलब अलग अलग वर्ड्स हमने देखे हैं और हमने उसके बेसिस पे अपनी इंग्लिश डेवलप की है. हमें सबसे पहली बात तो ये देखनी होगी कि कोई भी लैंग्वेज इजीली प्रिपेयर नहीं हो सकती. हमने इंग्लिश नहीं बनाई है. जो नेटिव लोग थे जिन्होंने इंग्लिश बनाई है, उन्होंने ये सोच के नहीं बनाई थी कि कुछ लोग हिंदी बोलने वाले भी होंगे, उनको इंग्लिश भी बोलनी पड़ेगी. सबसे पहले तो हम ये बात देख लेते हैं कि ये वो इंग्लिश नहीं है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे ये इंग्लिश डेवलप हुई है वहाँ पे बोली जाती है. जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात है तो हमें मोस्टली ग्रामेटिकल पार्ट पे देखना है. और ये चीज़ हमें याद रखनी है कि दिस इज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश. स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्रामेटिकल इंग्लिश. स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स भी कर देते हैं जो हमें लगता है कि सही हैं, बट जब ग्रामेटिकल इंग्लिश हम सीखते हैं तो हमें पता लगता है वो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मिस्टेक्स थी. वो जैसे ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, इसमें ड्रेसिंग नहीं आएगा, इट इज़ कॉल्ड ड्रेस सेंस. ऐसे ही पासिंग मार्क्स नहीं होता, ये होता है पास मार्क्स. अगर हम स्पोकन इंग्लिश में देखें तो हम ड्रेसिंग सेंस ही बोलते हैं, पासिंग मार्क्स ही बोलते हैं. बट ग्रामेटिकल इंग्लिश जब हम सीखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि ये सब चीज़ें गलत थी. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी एक बाउंड्री डिसाइड करनी है जो SSC ने ऑलरेडी डिसाइड की हुई है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, इन चीज़ों के ऊपर नहीं देना है. जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और वर्ब और एडजेक्टिव. ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है. प्लस वोकैबुलरी के अंदर, अब इंग्लिश के अंदर 10 लाख वर्ड्स हैं. आपको 10 लाख के 10 लाख तो लर्न नहीं करने हैं, उनका मीनिंग लर्न नहीं करना है. सिर्फ 2000 से 3000 वर्ड्स हैं जो आपको एक्चुअली प्रिपेयर करने हैं. और जो प्रिपेयर करते हुए मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई इतनी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं रिपीट होते आप देखेंगे. उसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको वर्ड्स दे रखे हों, और उन वर्ड्स पे कोशिश कीजिए कि आपकी पकड़ हो. सिर्फ 2 या 2500 वर्ड्स के अराउंड है. और अगर आप उनको डेली बेसिस पे करेंगे ना, ये नहीं कि आपने 2500 वर्ड एक दिन पढ़ लिए और फिर एक महीने बाद उन वर्ड्स को पढ़ रहे हैं. आप डेली बेसिस पे कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ते रहिए और उनको रिपीट करते रहिए, तो आपके अपने आप वो वर्ड्स डेवलप हो जाएंगे और आपको अपने आप उनका मीनिंग पता लगता रहेगा. और सबसे बेस्ट बुक अगर इसके लिए देखी जाए तो कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड्स दे रखे हैं. इसके लिए मैंने जो बुक रेफ़र करी थी वो MB पब्लिकेशंस थी, जिसमें से मैंने सिर्फ इडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड्स करे थे. जहाँ तक वर्ड्स की बात है वो मैंने SP बख्शी से करे थे. बट आप कोई भी बुक उठा सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर सेट्स दे रखे हों, या प्रीवियस ईयर वन वर्ड्स दे रखे हो, या फिर इडियम फ्रेजेस दे रखे हों. ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक चूज़ करते हैं. उसके बाद आपको पैसेज भी सॉल्व करने होते हैं. इसके अंदर पैसेज पढ़ के यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द पैसेज. आपको ये देखना है कि आप पैसेज पढ़ पा रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं या नहीं. काफ़ी लोग क्या होते हैं कि सिर्फ पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर पैसेज पढ़ते हैं. कुछ लोग होते हैं पैसेज पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं. अगेन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे कर रहे हैं. अगर आपको पहले वाले तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप वो फॉलो कीजिए. अगर आपके दूसरे वाले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप वो फॉलो कीजिए. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड चूज़ करते हैं. और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लगता रहेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है. आपका मेथड 1 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेथड 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश में ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं. अब काफ़ी लोगों को ये भी रहता है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक केस रहता है जब सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है, बट जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कोई ऑप्शन फिट करने पे भी सेंटेंस करेक्ट हो जाता है. मतलब सेंस सेम रहता है बट ऑप्शंस अगर हम पुट करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा.
सो उस केस के अंदर आप नो इम्प्रूवमेंट भी लगा सकते हैं या फिर वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सो इसमें थोड़ा सा डाइसी है ये। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसा है तो आप वो ऑप्शन चूज़ करिए जो आप सेंटेंस में पुट कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी नॉर्मली अगर नो इम्प्रूवमेंट और ऐसा केस होता है तो एसएससी वही ऑप्शन लेता है जो एक्चुअली में पुट हो सकता है उस सेंटेंस में। उसके अलावा फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं जिसमें आपका फ्रेजल वर्ब्स काम करता है। सो फ्रेजल वर्ब के लिए फिर आप लोग सोचेंगे कि कितनी सारी फ्रेजल वर्ब हैं, कहाँ से पढ़ी जाए। सो आपको फ्रेजल वर्ब्स पढ़नी नहीं है, आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है अलग अलग टेक्स्ट बुक से, अलग अलग से। फॉर एग्जांपल कुछ लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, आई डिडंट फॉलो एनी न्यूज़पेपर फॉर इट, बट कुछ लोग द हिंदू पढ़ते हैं, कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, कुछ लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, देखिए मैंने कोई न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करा, बट अगर आपको करना है तो द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस आप कर सकते हैं फॉलो वोकैबुलरी के लिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी। आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उससे अच्छी हो जाती है, आपको चीज़ों की नॉलेज हो जाती है उससे। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि इंग्लिश को करना कैसे है। देखिए कितने सारे रूल्स होते हैं, नाउन के अलग रूल हैं और प्रोनाउन के अलग रूल हैं, एडजेक्टिव के अलग रूल हैं, फिर वर्ब के अलग रूल हैं, एडवर्ब के अलग रूल हैं। तो आप सारे रूल तो याद नहीं कर सकते, आप एक बार रूल्स पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन उन रूल्स के साथ जो एग्जाम्पल दे रखे होंगे ना, उन एग्जाम्पल्स को आप लेते हुए चलेंगे ना, तो आपको वो रूल्स नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल लर्न करने होंगे। और मेरे हिसाब से एग्जाम्पल लर्न करना ज़्यादा ईजी है रूल्स लर्न करने से, क्योंकि अगर आप रूल्स लर्न कर रहे हैं तो आप इस तरीके से उनको लर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट या जो भी रूल होगा वो। और बार बार अगर आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करते रहेंगे और इस ऑब्जेक्ट की जगह आप राम लिख दें, सब्जेक्ट की जगह श्याम लिख दें, तो आई थिंक वो लर्न करना ज़्यादा ईजी होगा। उसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर आप ये देखिए कि इनमें से कौन सा रूल लग रहा है। पहले आप रूल लर्न कीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल, और फिर एग्जाम्पल के बेस पे आप रूल वापस से लर्न कीजिए। सो इससे आप एग्जाम्पल को भी और रूल को भी रिटेन भी कर पाएंगे और उसको एक्चुअल में भी यूज़ कर पाएंगे। कहने का मतलब यही है कि आप रूल नहीं, रूल का एक्चुअल यूज़ देखिए। चलिए अब मैं वोकैबुलरी के बारे में कुछ बताता हूँ। वोकैबुलरी के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए जिसके अंदर 2500 से 3000 वर्ड्स दे रखे हो, प्रीवियस ईयर वर्ड्स दे रखे हो। डेली बेसिस पे कीजिए। आधा घंटा वोकैबुलरी में आप सिनोनिम एंटोनिम को दीजिए, आधा घंटा वन वर्ड्स को, आधा घंटा इडियम फ्रेजेस को, और ये डेली रूटीन में कीजिए। और जो आपने कल वर्ड्स पढ़े थे वो वर्ड्स आज वापस रिवाइज नहीं करने हैं, वरना आपके आधे घंटे में से 15 मिनट तो रिवीजन में ही चले जाएंगे। फिर आपका इफेक्टिव टाइम कितना हो, 15 मिनट, और फिर नेक्स्ट डे फिर आप उस 15 मिनट वाले को रिवाइज करेंगे, तो आपका कोर्स जल्दी ख़त्म नहीं होगा वोकैबुलरी का। सो आपको यही करना है कि डेली 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 अलग करना है। एक बार जब आपका वो खत्म हो जाता है देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सो आप उसको रिपीट करते जाइए और कोशिश कीजिए कि महीने में कम से कम एक बार आप सारे वर्ड्स, सारे इडियम फ्रेजेस और सारे वन वर्ड्स पढ़ रहे हैं। और महीने में एक बार तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जब आपकी स्पीड बनती जाए तो आप, जब मेरे केस में ऐसा होता था तो मैं 2 दिन के अंदर एक बार रिवाइज करता था इडियम फ्रेजेस और 2 दिन के अंदर एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। सो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप रिटेन कर पाएंगे। अब एक प्रॉब्लम हम लोगों को ये भी आती है कि काफ़ी बुक्स हैं जिन्होंने सेम क्वेश्चन के अलग अलग आंसर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बुक उठाएं, उसमें सेम क्वेश्चन दे रखा है, और दूसरी बुक उठाएं उसमें भी सेम क्वेश्चन दे रखा है, बट इस वाली बुक के अकॉर्डिंग आंसर कुछ और है और इस वाली बुक के अकॉर्डिंग आंसर कुछ और है। ऐसे में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किसका आंसर माना जाए। देखिए इंग्लिश, जो मैंने शुरू में कहा था कि इंग्लिश इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये बाहर से आई हुई लैंग्वेज है। सो इसमें ना आप इसको श्योरिटी के साथ कह सकते हैं सही है, ना इसको कह सकते हैं कि ये वाला सही है। सो इस केस के अंदर जो आपको स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट लग रहा हो कि हाँ भाई इसका आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसका आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है, प्लस जो आपने रूल्स रिवाइज करे थे एग्जाम्पल के बेस पे, उसको यूज़ करते हुए जो आपको सही लगे वो कीजिए। क्योंकि इंग्लिश में होता क्या है ना कि अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देते हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं उनके। सो मेरा तो मानना है, क्योंकि मेरे टाइम पे ये हुआ था कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो आंसर कीज़ निकाली थी, उन सब की आंसर कीज़ से मेरे ऑलमोस्ट 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा आए थे जो ओरिजिनल आंसर की एसएससी ने निकाली थी। सो ये केस तो हमेशा रहता ही है कि इंग्लिश की एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे के सारे आंसर्स कभी भी किसी भी आंसर की में सही नहीं होते। सो आप ये नहीं कह सकते कि ये वाले बुक के सारे आंसर सही हैं या फिर ये वाले बुक के सारे आंसर सही हैं। आपका रूल अलग हो सकता है, ये वाली बुक कुछ और रूल लगा सकती है और ये वाली बुक कुछ और, क्योंकि ये बुक्स अल्टीमेटली लिखी तो ह्यूमन बींग्स ने ही है और हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है और वो उस हिसाब से आंसर्स देता है। सो आप ये देखिए कि जो आंसर आप लगा रहे हैं वो आपके रूल के अकॉर्डिंग, जो आपने लर्न किया है वो ठीक है या नहीं। क्योंकि मेरे को याद है कि जब मैं इंग्लिश का पेपर दे रहा था मेंस का, तब ऐसा हुआ था कि जो मैंने लर्न किया था उसके अकॉर्डिंग कुछ और आंसर था और जो मेरी इंटेंशन कही थी उसके अकॉर्डिंग कुछ और आंसर था।
मैंने अपनी इंटेंशन के अकॉर्डिंग आंसर्स लगाए तो मेरे 173.75 बने, और अगर दूसरों के इंटेंशन के अकॉर्डिंग लगाता तो आपको पता है कि क्या हो सकता था। सो अपनी इंटेंशन से जाइए। और इंग्लिश के अंदर जहाँ तक अब बात आती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, उसके लिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने तो प्रीवियस ईयर सेट्स फॉलो किए थे और उसके अंदर जितनी कॉम्प्रीहेंशन दे रखी थी मैंने सिर्फ उतनी की थी। और जो मेरा फॉर्मूला रहता था वो ये रहता था कि एक पैसेज आप पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़िए और फिर आंसर कीजिए। उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है जो आपसे नहीं निकलता तो उसके लिए आप वापस पैसेज पे जा सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि 8 से 10 सेंटेंस का एक पैराग्राफ हमें एसएससी देती है नॉर्मली, और अगर आप 8 से 10 सेंटेंस भी नहीं याद कर पा रहे हैं तो इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, आपको 8 से 10 सेंटेंस तो रिटेन करने चाहिए। इतना तो आई थिंक, इतना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसके अंदर काफ़ी सेंटेंस होते हैं, और अगर आप उस लेवल पे कंसंट्रेशन बना पा रहे हैं, 10 सेंटेंस के लिए कंसंट्रेशन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। अब इसके बाद बात आ जाती है फ्रेजल वर्ब्स की। तो फ्रेजल वर्ब्स के लिए आप वर्ब्स को पढ़िए, देखिए उनका मीनिंग क्या है, और सबसे मेन जो चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअली में कैसे यूज़ हुए हैं सेंटेंसेस के अंदर। क्योंकि फ्रेजल वर्ब अगर आप सेपरेटली भी पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग समझ आ जाएगा, बट आप जब सेंटेंस के अंदर देखेंगे तब आपको एक्चुअल मीनिंग पता लगेगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। ये रही बात फ्रेजल वर्ब्स की। अब जहाँ तक बात एरर फाइंडिंग की है, एरर फाइंडिंग के अंदर आप पूरा सेंटेंस पढ़िए। उसके बाद अब कई लोगों को लगता है इतने सारे रूल है, कितना कौन सा रूल लगाएंगे। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको पता लग जाएगा कि कौन सा रूल यहाँ पे लगना है, कौन सा रूल नहीं लगना है। क्योंकि एक सेंटेंस है उसके अंदर हार्डली 10 वर्ड्स होते हैं। अगर उन 10 वर्ड्स में आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि एरर कहाँ पर है तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं गलत जा रही है। तो आपको अपने आप पता लग जाएगा यहाँ पे एरर नाउन की है या प्रोनाउन की है या एडजेक्टिव की है। और इस सब के लिए आपको एक चीज़ जो फॉलो करनी है, जब भी आप कोई चैप्टर ख़त्म करें तो ऐसा ना करें कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड जो एरर्स हैं उनको फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स के पीछे ऐसा दे रखा होता है कि चैप्टर ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद एक्सरसाइज दे रखी है और उसमें उसी चैप्टर से रिलेटेड एरर्स दे रखे हैं। अब उसमें होता क्या है ना कि मान लीजिए आपने नाउन का चैप्टर ख़त्म करा, उसके बाद की एक्सरसाइज है, और आपने नाउन के चैप्टर से जो आपने रूल्स पढ़े आप उन्हीं रूल्स को उन सेंटेंसेस पे लगाने की कोशिश करते हैं। अब उसके अंदर होता क्या है ना कि अगर उस सेंटेंस के अंदर गलती से वर्ब की या प्रोनाउन की या एडवर्ब की गलती आ जाती है तो आप उसको टैकल ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप ब्लाइंडली सिर्फ नाउन के एरर्स देख रहे हैं। सो उससे आपका पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ नाउन के एरर ढूंढ रहे हैं। सो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर सेट्स जितने से ज़्यादा आप रिवाइज़ कर पाएँ उतना बेटर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सेट्स ही इसमें की है। और प्रीवियस ईयर सेट्स के लिए सिर्फ एक बुक उठाएं और उस बुक को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार ख़त्म करें कम से कम। और ऐसा ना करें कि 4 बुक को उठा के आपने एक बार ख़त्म करा। इससे बेटर ये है कि एक बुक को उठा के आप 4 बार ख़त्म करो, क्योंकि उससे होगा क्या ना कि एटलीस्ट एक बुक तो ऐसी होगी जो आपके हाथ में होगी जिससे आप कह सकोगे कि हाँ इस बुक के ऊपर मेरी कमांड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेंस की। मेंस के अंदर 2 सेक्शन, एसएससी सीजीएल की बात करी जाए या सीपीओ की बात करी जाए तो मेंस के अंदर 2 सेक्शन जुड़ जाते हैं हमारे इंग्लिश पार्ट में, एक्टिव पैसिव एंड नरेशन। मोस्टली अगर देखा जाए तो नरेशन और एक्टिव पैसिव हमारे प्री में आते नहीं हैं, बट सीएचएसएल में वो भी आ जाते हैं। सो अगर एक्टिव पैसिव और नरेशन आ रहे हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सीधा करेक्ट आंसर ना ढूंढें, आप इनकरेक्ट आंसर्स ढूंढें। और एसएससी इतने अलग अलग ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन देता है उसमें इतने अलग अलग सेंटेंसेस लिखता है कि आपको देख के ही पता लग जाएगा कि ये 2 सेंटेंस तो नहीं है एटलीस्ट मेरा आंसर। जब आप ये एलिमिनेट कर दें कि ये 2 सेंटेंस नहीं है, फिर जो आपके रूल्स हैं वो बाकी के 2 सेंटेंस में लगाइए। इससे होगा क्या, टाइम भी सेव होगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको 4 ऑप्शंस में से चूज़ नहीं फिर 2 ऑप्शंस में से चूज़ करना है, और 2 ऑप्शन में रूल लगाने ईजी है 4 ऑप्शंस में लगाने से। नरेशन और एक्टिव पैसिव के लिए ये दोनों बातें लागू होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नरेशन और एक्टिव पैसिव सिर्फ मेंस के टाइम पे ही पढ़ेंगे। अगर आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश इज़ अ ग्रामर, इट इज़ अ लैंग्वेज। आप ये नहीं सोच सकते कि एक्टिव पैसिव इज़ separate from noun, active passive is separate from verb, narration is separate from say adjective, क्योंकि वो सारे के सारे एक सेंटेंस के अंदर सब पार्ट्स होते हैं। सो आपको ये देखना है कि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, ना कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई बात आती है कि बुक्स कौन सी फॉलो करनी है इंग्लिश के लिए। देखिए सबसे पहले तो अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, सो आप सबसे पहले क्या काम कीजिए कि इंग्लिश के लिए आप एनसीईआरटीज़ उठा लीजिए, एनसीईआरटीज़ पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटीज़ बहुत सिंपल टेक्स्ट है, बहुत इजीली लिखी गई है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूज़ ऑफ लैंग्वेज नहीं है। आप उसको सिर्फ पढ़िए और उसमें देखिए कि हाँ
ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में आप मान के चल सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं करेक्ट होते हैं। और एनसीईआरटी से आपकी बेसिक इंग्लिश थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटीज़ आपने पढ़ ली तो आपने इंग्लिश में एकदम अच्छा स्कोर कर दिया। एनसीईआरटीज़ आपने पढ़ ली, उसके बाद भी आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको ये करना है कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच उठाएं। आज आपने नाउन उठाया, अलग अलग उसके रूल्स पढ़िए, अलग अलग यूजेज ऑफ नाउन पढ़िए। वर्ब उठाया, वर्ब का अलग अलग यूजेज ऑफ वर्ब, किस सेंटेंस में किस तरह से यूज़ होता है वो। और कभी कभार क्या होता है कि एक ही वर्ड जो होता है वो किसी और सेंटेंस में एज अ नाउन काम करता है, किसी और सेंटेंस में एज अ वर्ब काम करता है, किसी और सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है। सो आप ये याद नहीं कर सकते कि एक वर्ड जो है वो हमेशा एडवर्ब भी होगा या हमेशा वो एडजेक्टिव ही होगा या हमेशा नाउन ही होगा। इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज ऑफ दैट वर्ड इन दैट सेंटेंस। सो आपको ये याद रखना है कि आपको रूल्स इस तरीके से याद करने हैं कि आपको ये पता लग जाए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ ये हार्ड वर्क है, ये वर्क हार्ड है, अब देखने में अगर मैं याद कर लूँ कि हार्ड हमेशा, अब वर्क इसमें नाउन है तो मैं ये याद कर लूँगा नाउन को जो सपोर्ट करे वो एडजेक्टिव है। सो इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड हमेशा एडजेक्टिव रहेगा। अब इस सेंटेंस के अंदर वो एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब है, क्योंकि वो यहाँ पे वर्क जो है वो नाउन नहीं वर्ब है और यहाँ पे ये नाउन है। सो आपको कभी भी ये चीज़ याद नहीं करनी है कि ये वर्ड हमेशा एडवर्ब ही रहेगा या ये वर्ड हमेशा एडजेक्टिव ही रहेगा। ये हमेशा सेंटेंस के ऊपर बेस्ड रहता है और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आप इसके थ्रू ये पता लगाएंगे कि एडजेक्टिव है और इसके थ्रू पता लगाएंगे कि एडवर्ब है। सो आप एग्जाम्पल जितने ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाएँ उतना बेटर है, क्योंकि एग्जाम्पल उसमें रिपीट होते हैं एसएससी में। हाँ बस कभी कभार क्या होता है कि नाम चेंज कर देता है, इवन मैंने तो उसके अंदर पैसेजेस भी रिपीट होते देखे हैं एसएससी के अंदर। सो आपको एसएससी के अंदर हमेशा ये याद रखना है कि आप जितने प्रीवियस ईयर सेट्स करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अगर आप एसएससी के साथ साथ बैंकिंग के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं तो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के अंदर भी जो पैसेजेस होते हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक पैसेज के ऊपर 7-7, 8-8 क्वेश्चन होते हैं। उसमें वर्ड्स का मीनिंग भी उसी में से पूछ लिया जाता है और फिर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी उसी में से पूछ ली जाती है। सो पैसेजेस का काफ़ी रोल है जहाँ तक बात की जाए बैंकिंग में। लेकिन एसएससी के अंदर उतना रोल नहीं है, क्योंकि प्री के अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, और मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं पैसेजेस के ऊपर। बट अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे तो आपके अगर प्री और मेंस का मार्क्स मिलाए जाएँ तो 250 मार्क्स होते हैं, जिसमें से आपके पैसेजेस के अगर देखे जाएँ तो ऑलमोस्ट 40 to 45 मार्क्स हो जाते हैं। सो उसके लिए आपको यही करना है कि पैसेजेस के लिए जितनी ज़्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे जितना ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा पैसेजेस को सॉल्व करना। अब बात करते हैं हम आगे नाउन की। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एसएससी के अंदर वेल डिफाइंड बाउंड्री है। सो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर वो वेल डिफाइंड बाउंड्री है। जैसे अगर हम नाउन की बात करें तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एसएससी बार बार रिपीट करता है। जैसे फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है, फिशेज़ नहीं होता, फिश होता है, और से फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वेलरीज नहीं होता, ज्वेलरी होता है, और इन्फेंट्रीज नहीं होता, इन्फेंट्री होता है। सो ये बाउंड्री है, ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएंगे वेल कंपाइल्ड। सो आप ये बात रहने दीजिए कि आपको इंग्लिश लर्न करनी है, आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्न करनी है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, उसका वेल डिफाइंड आपका पोर्शन है, आपको पता है कि इतना ही कवर करना है। इस सब के बाद जो लास्ट जो मेरी टिप है आप लोगों के लिए इंग्लिश सेक्शन के लिए, वो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप इंग्लिश को सिर्फ कॉपी तक ना रहने दें या फिर नोटबुक तक ना रहने दें, उसको उठा के अपने एक्चुअल लाइफ में भी यूज़ करें। आप कोशिश करें कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो ग्रामेटिकल इंग्लिश के साथ साथ आपकी मैच होती जाए। जैसे आप स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो गलतियाँ कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि उसको ना करके ग्रामेटिकली करेक्ट करें उन्हें। उससे क्या होगा कि आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे, और अगर आपको ऐसा लगता है आप स्पोकन इंग्लिश के थ्रू अपना एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो वो भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्पोकन इंग्लिश ग्रामेटिकल इंग्लिश के साथ मैच कर रही है, आपने करेक्शन उस हिसाब से की हैं। सो आपको ये रहेगा कि आपने जो वर्ड्स यूज़ करे हैं, जो आपने रूल्स यूज़ करें, या फिर जो यूजेज ऑफ ग्रामर है आपकी, यूजेज ऑफ लैंग्वेज है आपकी, वो करेक्ट है। सो अगर आप उसको डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो ना तो वो बर्डन होगा, और साथ साथ आप जब आपकी बुक्स बंद होंगी तब भी आप उस चीज़ को लर्न कर पाएंगे। सो ट्राई टू इनकलकेट ऑल दोज थिंग्स इन योर एक्चुअल लाइफ। उससे ये काम काफ़ी ईजी हो जाएगा और उससे हेल्प भी मिलेगी। आफ्टर ऑल आप अपने आप को ही तो करेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से काफ़ी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी।
जितनी नहीं हुई है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज क्वेरीज़, और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा वीडियोज़ बनाई जाएँ। अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही है सो आप बताइए ये सारी क्वेरीज़ अपने कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।